एक अनोखी घटना हुई है, जिस घटना को लेकर भारत जो है काफ़ी सजग है और भारत इस पर अब इंक्वायरी बैठा दी। भारत ने, भारतीय एजेंसियों ने इंक्वायरी बैठा दी है और इंक्वायरी इस बात की बैठाई है कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है अरेबियन सी में, अरब सागर में कुछ अनोखा हो रहा है। और अनोखा ये हो रहा है कि कुछ जो वेसल्स हैं, बड़े जहाज़ जो होते हैं, वो अपने आप जो है डूब जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, उनका जीपीएस नेविगेशन फेल हो जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? जीपीएस नेविगेशन फेल कैसे हो जा रहा है? क्योंकि तो जहाज़ों का जीपीएस नेविगेशन कोई हमारे आपके मोबाइल के जैसा नहीं होता, बहुत बहुत हायर लेवल का होता है। अब इसमें शक ये किया जा रहा है कि हाई पावर्ड माइक्रोवेव और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, हाई पावर्ड, इसका इस्तेमाल करके इन जहाज़ों को, इनका जीपीएस इनका ख़राब किया जा रहा है, इनको जीपीएस गलत मिल रहा है और ये जहाज़ जो है डूब जा रहे हैं या गायब हो जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? अब शक जो है इसका पूरा भारतीय एजेंसीज का जो शक है वो टर्की के ऊपर है, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि टर्की ने ऐसा डिवाइस बना लिया है जो हाई पावर माइक्रोवेव या हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जनरेट करता है और ऐसे में वो किसी भी जीपीएस को, कितनी भी दूर हो, किसी भी जीपीएस को जो है बंद कर सकता है, उसको गुमराह कर सकता है और तमाम सारे और इक्विपमेंट्स को फेल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो जहाज़ हैं वो गुमराह हो जाएंगे, इधर की जगह उधर चले जाएंगे और ऐसे में डूब जाएंगे। तो कई सारे जहाज़ के साथ ऐसा हुआ है, कई सारे जो जहाज़ हैं उनके जीपीएस ख़राब हुए हैं, कई सारे जहाज़ के जीपीएस की जो लोकेशन है वो उनको गलत दिखा रहा था। और इन तमाम सारी चीज़ों के बाद अब भारत ने इस संभावना को लेकर एक जांच शुरू करी है और इस जांच में जो है भारत इस एंगल को लेकर चल रहा है कि टर्की ने जो इक्विपमेंट बनाया कहीं उससे तो नहीं हो रहा है सब कुछ, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये टर्की के लिए थोड़ा मुसीबत वाला सबब हो जाएगा, क्योंकि भारत फिर उसी हिसाब से जवाब देगा। एक बात को समझ लीजिएगा, इंटरनेशनल वाटर्स में यदि आप कुछ भी इस प्रकार का करते हो तो ये भी एक्ट ऑफ वॉर ही होता है। तो दुनिया में कितनी अलग अलग चीज़ें हैं, सोचिए, आप एक चीज़ करने जाएं तो वहाँ कोई दूसरी चीज़ हो जाती है। और प्रोब इनटू सस्पेक्टेड यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रीसेंट अरेबियन सी शिप मिसहैप्स, तो कई सारी जो एक के बाद एक शिप्स डूबी हैं उसको लेकर अब भारत जो है इसमें जांच शुरू कर रहा है। और ये रहा वो हाई पावर्ड माइक्रोवेव एचएमपी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी, तो एचएमपी और ईएमपी इनको लेकर जो है जांच शुरू हुई है। और ऐसा बताया जाता है कि टर्की ने अल्का डीईडब्ल्यू डेवलप किया है और इसकी एजेंसी है रॉकिस्तान, उसने ये पोर्टेबल और रफली स्पोर्ट्स कार साइज और ये ऑपरेट कर सकता है 2.5 से 5 किलोवाट। इट इज़ केपेबल ऑफ डिसेबलिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर्म अ डिस्टेंस ऑफ 1500 टू 5000 मीटर्स, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर देगा, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, आप सोचोगे चलते चलते एकदम से आग कैसे लग गई और आप ढूंढते रहोगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसमें मैरीटाइम फर्म्स जो हैं इन्होंने काफ़ी इस बात को लेकर बार बार कहा था सरकार को, और अब जॉइंट एक्सरसाइज है ये। मैरीटाइम इंश्योरेंस कमेटी, यूएस बेस्ड जॉइंट मैरीटाइम इंश्योरेंस कमेटी और ईएमपी लेवल एसोसिएशन, इस सबको मिलकर सब लोग एक साथ जो है इसको कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो इंश्योरेंस हैं वो भी आए, यूरोप से केरला आए और उन्होंने एग्जामिन किया और इन तमाम सारी चीज़ों पर अब जानकारी ली जा रही है। तो ये जो है युद्ध सिर्फ वो नहीं होता जो आप देख रहे हैं, युद्ध ये भी है सर, है ना। युद्ध बहुत अलग अलग पैमाने पर लड़ा जाता है, समझिएगा इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बोइंग की बात करें। क्या बोइंग फॉल्टी है वाकई में? देखें ज़रा, एक और फ्लाइट वापस हो गई। इंडिगो का विमान था, रास्ते से वापस आ गया और ये दिल्ली से लेह जा रहा था। इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, इसको वापस लेकर आए और आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी और इसमें 180 लोग सवार थे। सभी घबरा गए बेचारे, आजकल तो लोग घबरा जाते हैं बिल्कुल। तो घटनाएं अभी भी चल रही हैं, तो सिर्फ दिल्ली ले नहीं सर, सभी रूट्स पर है। एयर इंडियाज दिल्ली पुणे फ्लाइट सफर्स बर्ड हिट, रिटर्न फ्लाइट कैंसल्ड आफ्टर सेफ लैंडिंग। तो दिल्ली पुणे की जो फ्लाइट थी उसमें चिड़िया टकरा गई, उस वजह से इसको वापस लाना पड़ा, इसको भी लैंड करा दिया गया और सिर्फ लैंड नहीं कराया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया, गई ही नहीं। आप अपना रिफंड ले लीजिए और अपने घर जाइए। सोचिए कितनी परेशानी हो रही होगी लोगों को जो लोग फ्लाइट से चलते हैं। बात सिर्फ परेशानी की नहीं है, बात उससे भी ज़्यादा जो भय उनके अंदर बैठ गया, डर बैठ गया। बहुत सारे लोग तो बेचारे अब ट्रैवल करना बंद कर गए, उन्होंने कहा ट्रैवल ही नहीं करना हमको एयर से। तो जो जिनको अपनी जान की फिक्र है वो बेचारे ट्रैवल नहीं कर रहे अब। आइए, और हालत ये हो गई एयरलाइंस की कि एयरलाइंस आजकल बजरंग बाण चला रहे हैं,
फ्लाइट क्या क्रैश होने लगी हैं, बजरंग बाण बाण शुरू हो गया भैया। तो ये हालत हो गई भैया। भगवान याद आ गए। सोचिए, चलिए इस बहाने सही कम से कम एयरलाइंस वालों को भगवान तो याद आए। एयरलाइंस वालों को ही नहीं साहब, अच्छे अच्छों को याद आ रहे हैं। वो लोग जो कहते थे अरे भगवान होते नहीं होते किसने देखा है, बड़े लोग पैसे वाले लोग, उनको भी भगवान याद आने लगे। आइए इनको भी देख ले जरा, जरा से झटके क्या लगे, लाइट क्या गई। हाँ, ओ माय गॉड, ये देखो क्या हुआ, माय गॉड, ओ माय भगवान बोलना पड़ेगा कल से। इतने सारे पैसे, सारी स्टाइल एकदम से घुस जाती है, जैसे लाइट बंद होती है हमारी प्राण निकल आती है बाहर, फिर हमको भगवान याद आती है, फिर हम कहते हैं माय गॉड नहीं, अब तो बजरंगबली बोलना पड़ेगा, हनुमान चालीसा निकालो, ऑनलाइन ढूंढो, आती तो है नहीं, उसी को पढ़ो, उससे बचेंगे। तो हनुमान चालीसा चल रही है, बजरंग बाण चल रहे हैं, उफ क्या बात है भाई। डर के ही सही, बुरे वक्त में सही कम से कम समझ में तो आया। अगर ऐसा बुरा वक्त है तो बड़ा अच्छा बुरा वक्त है भाई। हाँ, कमाल है, गजब के लोग हैं, ये स्थिति है। खैर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश का एक वीडियो सामने आया, किसी हमारे सज्जन ने एक वीडियो भेजा हमको, और ये बड़ा संशय पैदा कर रहा है इस पूरे एपिसोड में। ज़रा ध्यान से देखिएगा अगर ये वीडियो चल जाए। ये आए साहब, ये वो सज्जन हैं जो बच गए एकमात्र, तो ये तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, विश्वास एंटरिंग द बिल्डिंग, तो ये तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर से फिर ये बाहर आए दोबारा, वो देखिए वो पीछे से ये। तो ये बात समझ में नहीं आई कि आप बाहर से अंदर कैसे जा रहे थे, बीच में से टपक गए थे क्या? ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हो गया कि ये बाहर से अंदर जा रहे हैं और आग लगी हुई है भयंकर रूप से। ये वीडियो अगर सही है तो मैं कहूँगा इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, सरकार इस वीडियो की जांच करे और तथ्यों का पता लगाए कि असलियत में हुआ क्या है, ये प्लेन में थे नहीं थे, क्या चक्कर है। क्योंकि ये वीडियो बहुत गंभीर वीडियो है, अगर इसमें ये विश्वास ही है तो फिर तो मामला काफ़ी उलझा हुआ है, वैसा नहीं है जैसा वो बता रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, और जो एयर इंडिया जो क्रैश हुआ था सर, उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। और ब्लैक बॉक्स मिल गया है तब क्या हुआ, आइए। न्यू लैब ओल्ड प्रॉब्लम, इंडियाज न्यू 9 करोड़ ब्लैक बॉक्स लैब फेल्स फर्स्ट बिग टेस्ट एज गवर्नमेंट प्लान्स टू सेंड एयर इंडिया क्रैश्ड प्लेन ब्लैक बॉक्स टू यूएस। अरे गजब हो गया, ये क्या हो गया, ब्लैक बॉक्स मिल गया साहब, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, उसकी रिकॉर्डिंग देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट। तो लैब बनाई तो थी, 9 करोड़ की लागत से बनाई थी। न्यू लैब ओल्ड प्रॉब्लम, इंडियाज न्यू 9 करोड़ ब्लैक बॉक्स लैब फेल्स फर्स्ट बिग टेस्ट एज गवर्नमेंट प्लान्स टू सेंड एयर इंडिया क्रैश प्लेन ब्लैक बॉक्स टू यूएस जाएगा साहब। हमने 9 करोड़ रुपया लगाए, अभी इनॉग्रेशन हुआ था साहब, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी, ब्लैक बॉक्स, तमाम सारा डेटा जो इधर उधर चला जाता है उसको लेकर जो है हमने नई लैब बनाई थी, 9 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसमें DFDR और CVR लेबोरेटरी थी कि इतनी अच्छी बनाई है कि उसमें सब कुछ हो जाएगा। इन्होंने कल्पना ही नहीं करी होगी कि तुम यहाँ उद्घाटन करोगे अप्रैल में 9 करोड़ रुपया लगाकर और जून में ये कांड हो जाएगा, मतलब 2 महीने के अंदर ये कांड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्रैश तो होते नहीं, तो जो अधिकारी वगैरह होंगे उन्होंने सोचा होगा खूब भ्रष्टाचार करो, मस्त, क्या जरूरत है महंगी मशीन मंगवाने की, डब्बे मंगवा लेंगे, कह देंगे महंगी मशीन आ गई, बिलिंग कर देंगे 9 करोड़ रुपया की। 9 करोड़ रुपये की बिलिंग होने के बाद हालत ये है सर कि ब्लैक बॉक्स हमको अमेरिका भेजना पड़ रहा है, हमारे यहाँ रीड नहीं हो पा रहा। कहते उसका सर्किट वर्किट जल गया है और अगर उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है परमानेंट लॉस हो जाए डेटा का। ऐसे कैसे परमानेंट लॉस हो जाएगा, आपको रिकवरी नहीं आती? कमाल है, गजब के लोग हैं। तो ये हमारे यहाँ हालत है। 9 करोड़ रुपया भी लगाए थे, आपके मेरे टैक्स का पैसा 9 करोड़ सर, 9,000 नहीं है, 90,000 नहीं, 9 लाख नहीं, 90 लाख नहीं, 9 करोड़ रुपए। और ये लगाने के बाद स्थिति क्या है कि हमको ब्लैक बॉक्स भेजना पड़ रहा है अमेरिका कि भैया जरा इसको जरा सही करके बताओ। इतना बुरा हाल, पैसे का ऐसा मिसयूज़ है। मैं कहता हूँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इसमें हैं, जो जिम्मेदार हैं, और ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एक मिसाल बने। कमाल कर दिया। ब्लैक बॉक्स को फिर से बोइंग भेजा जाएगा साहब, बोइंग वाले ही ढूंढ कर पाएंगे, तो फिर आपने 9 करोड़ का के फूके। हाँ, कमाल हो गया, पूरा पैसा पानी में। ठीक है, और क्या गजब की बात है कि
इनकी जो स्थिति है उसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। हाँ, एयर इंडिया ब्लैक बॉक्स हेडेड टू यूएस, क्या गजब है। ब्लैक बॉक्स स्टोर की इन्फॉर्मेशन, टिपिकल केप्ट एंड टेल ऑफ प्लेन, ठीक है, क्रैश दे में हेल्प, फिर हुआ क्या, आपका कहाँ रह गया? तो ये सारे जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैं, तमाम सारी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हैं, सब क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? कहते हैं इट इज नॉट येट प्रॉपरली इक्विप्ड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिकॉर्डर्स दैट हैव सस्टेन्ड हैवी डैमेज। ओफो, तो फिर 9 करोड़ रुपये काहे के लिए लगाए थे? हैं, कमाल हो गया। ऐसे क्रैश में भी भाई ब्लैक बॉक्स तो तभी जरूरत पड़ेगी ना जब भयंकर क्रैश हुआ। क्रैश हल्का फुल्का तो होगा नहीं कि स्क्रैच आ गए, हवाई जहाज गिरा था तो हवाई जहाज पूरा जली जाएगा, फटेगा या डूब जाएगा, जो भी कुछ होगा। कमाल है। तो स्थिति है, अब कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए तो आपने खर्च कर दिया, इसके बाद अभी और करोड़ों रुपए और खर्च करेंगे आप इसका डेटा रिकवर करने में। वो भी वो देगा या नहीं देगा मालूम नहीं। अब जरा सोचिएगा, बोइंग के यदि कोई खराबी होगी हवाई जहाज की, आपने भेजा बोइंग के पास ही है, तो वो आपको देगा वो पूरी रिकॉर्डिंग, वो उतना काट छाट कर देगा आपको। इतना ही आया, वो आ नहीं रहा, नहीं तो ये रखा ले जाओ तुम अपना डब्बा खुद ही सुन लो, तो वो रिकॉर्डिंग ही गायब कर देगा उसमें से, जहाँ पायलट गिरा होगा बोइंग के सारे कंट्रोल फेल हो गए, उड़ा देगा उतना पोर्शन, कह देगा नहीं वो तो खराब हो गया, उतना नहीं आ रहा। सोचिए ना आप खुद सोचिए, कभी कोई अपनी गलती मानता है? आपने कार खरीदी होगी, मोटरसाइकिल खरीदी होगी, कुछ भी खरीदा होगा, जब आप लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर में, कंपनी वाले को बताते हैं यार ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो मानता है क्या? कभी नहीं मानता। तो बोइंग मान लेगा? है, कोई भी कंपनी मान लेगी? और आप बोइंग के पास ही पहुंच गए कि महाराज ये लो, हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, तुम इसको निकाल लो, इसका डेटा निकाल के हमको दे दो, दे देगा तुमको। गजब है, क्या सोच है। 9 करोड़ भी फूंक दिए और एक और बेवकूफ़ी कर दी, अपना जो ब्लैक बॉक्स है वो भी दूसरे के हाथ पकड़ा दिया। ऐसी कौन सी मशीन थी भाई जो लानी थी? एक और मशीन खरीद लेते। जब 9 करोड़ गए तो 5 करोड़ और सही। गजब। और भारत में आपको एक बात बड़ी क्लियरली बात बता दूं, भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें रिकवर हो जाती जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। हरदीप पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, बोले हमें जो काम 2031 में करना था हमने 2025 में ही कर लिया। क्या बोले? 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का 2030 का जो टारगेट है हमने 2025 में ही पूरा कर दिया। 6 साल पहले हो गया। अच्छी बात है। ये एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं, इससे जो है गाड़ियाँ झटके ले रही हैं, गाड़ियाँ स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी रुकती नहीं, भागती जाती है। हमारा सिर्फ इतना सा निवेदन है, तमाम सारे जो बोइंग का भी जो केस हुआ है उस फ्यूल में भी इन्होंने क्लेम किया था कि हमने उसको एथेनॉल ब्लेंडिंग पे शुरू कर दिया, और बल्कि ये भी कहा गया था कि कुछ समय बाद पूरा एथेनॉल पे ही चलेगा। एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, उस वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है। चेक करने में कोई बुराई नहीं है, और चेक करने का सीधा एक ही तरीका, जितने भी फ्यूल इंजेक्टर्स हैं पहले उनको साफ़ कर लीजिए, उसके बाद में नॉर्मल फ्यूल डाल के उसी वजह उसको चला कर देख लीजिए, पायलट से पूछ लीजिए कुछ फ़र्क आया क्या। अगर बोले फ़र्क आया तो इसको कम से कम एयरलाइंस में से हटा दीजिए, है ना, क्योंकि गाड़ियों में तो इतना रिस्क नहीं है जितना एयरलाइंस में। और अगर इसके बाद दिखता है, स्टडी कर ले 2-4-6 महीने में, यदि दिखता है कि हाँ इससे प्रॉब्लम है, गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, स्पीड में भागती चली जाती है, तो गाड़ियों में से भी हटा दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है लोगों की जान से खिलवाड़ करने का। लोगों की कार 100 की स्पीड पर चल रही है, 120 की स्पीड पर चल रही है, 140 की स्पीड पर चल रही है, और वो कंट्रोल में ना आए तो सोच लीजिए क्या होगा। जब ब्रेक लगाना है, सामने गैया आ गई, ब्रेक लगाया तो क्या हुआ था दिखाया था ना, पूरी गाड़ी पलट गई। तो ऐसी स्थिति ना हो। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा, एक बार इसको चेक कर ले, कहीं इसकी वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही। मैंने दिक्कत फेस करी है, इसलिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, है ना। और मैंने बार बार दिक्कत फेस करी है, एक बार नहीं। कितनी बार आप जाके फ्यूल इंजेक्टर साफ कराओगे, कितनी बार कार्बोरेटर साफ कराओगे आप जाकर? तो चिपक सा जा रहा है कुछ चार कार्बोरेटर में, है ना। तो थोड़ा देखिएगा। चलिए अब चलते हैं। सुशांत तिवारी जी, आइए भैया, बहुत बहुत स्वागत है। एनी चांस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? व्हेन इज यूएसए जॉइनिंग द वॉर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सर पिछला वीडियो देखिए सुशांत जी, पिछले वीडियो में सारा बताया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है और क्या वर्ल्ड वॉर की प्रोबेबिलिटीज़ बन रही है। फिलहाल तो यूएसए एग्जिट करने के मूड में है, ऐसा लगता है। और अगर आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जरूर बढ़ेगा मामला, क्योंकि रशिया पीछे से चुप नहीं बैठेगा। www.nitinshukla.com पर आपको जाना है और वहाँ जाकर क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में अमाउंट भरिएगा। अमाउंट भरने के बाद में ऐड नोट ढूंढिएगा कहाँ पर है, उसी जगह मिलेगा। अमाउंट के ऊपर नीचे लिखा होगा, कहीं नीचे होता है अमाउंट लिखा, उसमें जाकर अपना नंबर और नाम लिखिएगा, प्रेजेंट कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को, इन बटन को दबाकर दोनों चैनल से जुड़ जाएगा। पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चलें।